विद्यार्थियों, वीडियोज की इस सीरीज में आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर। कक्षा 10वीं है, विषय हिंदी है। यह वन लाइनर आपको सत्र 2025-26 की परीक्षा में और अभी आपको जो द्वितीय अवसर प्रदान किया गया है परीक्षा का, उसमें बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो इन्हें आप अवश्य देखें। पूर्व के 4 भागों में हम देख चुके हैं। कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज पुस्तक से सभी वन लाइनर किस प्रकार से बनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु हमने यहाँ पर देखे थे। यदि आप इन बिंदुओं को तैयार कर लेते हैं, इन वाक्यों को तैयार कर लेते हैं, एक बार देख लेते, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने में बहुत ही मदद प्राप्त होने वाली है। अब हम पूर्व में क्षितिज पुस्तक के सभी अध्याय देख चुके हैं। इस भाग में हम देखेंगे जो आपकी कृतिका भाग 2 है, उसके अध्यायों के संबंध में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वन लाइनर किस प्रकार से बनेंगे, जो अध्यायों से वन लाइनर क्वेश्चन निकाले जाते हैं वह किस प्रकार से निकाले जाएंगे, कौन कौन से ऐसे मुख्य वाक्य हैं जहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं कृतिका पुस्तक के प्रत्येक अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण वाक्य। अब यहाँ आप देख रहे हैं कृतिका भाग 2, विषय क्रम दिया गया है, पाठ का नाम है, लेखक का नाम है, विधा है। 3 पाठ यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहला पाठ है माता का अंचल, लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय और विधा है कहानी। दूसरा पाठ है साना साना हाथ जोड़ी, इसके लेखक का नाम है मधु कांकरिया और विधा है इसकी यात्रा वृतांत। मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक का नाम है अज्ञे और विधा है निबंध। इन अध्यायों से संबंधित हम आगे विस्तार में देखेंगे किस प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाएंगे, कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूर्व वर्षों में पूछे भी गए हैं। तो वहाँ पर आपको सत्र भी शो होगा, किस सत्र में किस वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पाठ का नाम है माता का अंचल, लेखक से पूजन सहाय, विधा का नाम कहानी प्रमुख विधा है। तो इस पाठ से संबंधित आप यहाँ पर वाक्य देखें। शिव पूजन सहाय का जन्म गांव उनवास जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ था। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में शिव पूजन सहाय की संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। इन्हीं वाक्यों से वन लाइनर क्वेश्चन। अब वन लाइनर क्वेश्चन जैसे आप देखें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, सत असत होते हैं, सही जोड़ियाँ होती हैं। इस प्रकार के प्रश्न वन लाइनर जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं इन्हीं में से बनाए जाते हैं। भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वरनाथ था। अब इस वाक्य से संबंधित प्रश्न 2022 में पूछा गया है। अमानिया का अर्थ, जो यहाँ पर अमनिया लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है साफ करना। सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ, मैया के आंचल में छिपे। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर ससकना भूल जाते थे, क्योंकि बालकों का सहज स्वभाव होता है कि वे साथियों की शरारत व मस्ती देखकर सब भूल जाते हैं। भोलानाथ के पिता उन्हें फूल के कटोरे में गोरस भात खिलाते थे। माता का अंचल पाठ में 2 लड़के मिलकर मोट खींचते हैं। भोलानाथ के पिता शिवजी के भक्त थे। माता का अंचल पाठ में बाबूजी सुबह सुबह रामायण का पाठ करते थे। शिव पूजन सहाय मुख्यतः गद्य के लेखक हैं। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे। इससे संबंधित प्रश्न भी आप देख रहे हैं 2023 में पूछा गया है। भोलानाथ और उनके पिताजी कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे। भोलानाथ और उनके साथी चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। भोलानाथ के पिता राम नामा वही में 1000 बार राम राम लिखते थे। भोलानाथ के पिता आटे की 500 गोलियाँ मछलियों को खिलाते थे। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर शहनाई बजाते थे। बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। विपदा के समय भोलानाथ मैया के आंचल में जाकर छिप जाते हैं। भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। बचपन में भोलानाथ का अधिकांश समय अपने पिता के सानिध्य में गुजरता था। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के कोने को नाटक घर बना देते थे। भोलानाथ और बाबूजी की नहाने वाली चौकी रंगमंच बनाने के काम आती थी। भोलानाथ व उनके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ या दरवाजे दिया सलाई की डिबिया से बनाते थे। भोलानाथ व उनके साथी टूटी चूहेदानी से पालकी बनाते थे। आम के उगते हुए पौधे को अमूला कहते हैं। मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था। भोलानाथ जैसे बच्चों को वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज के बच्चों की खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होती है। इससे संबंधित प्रश्न 2023 में पूछा गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु है। इससे संबंधित प्रश्न 2024 में पूछा गया है। अब हम आगे देखेंगे कृतिका भाग 2, पाठ का नाम रचनाएं विधा। जैसे पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी, लेखिका है मधु कांकरिया। इनका जन्म 1957 में हुआ। इनकी रचनाएं पत्ताखोर उपन्यास, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे,
अंत में यीशु कहानी संग्रह है और विधा यात्रा वृत्तांत जो साना साना हाथ जोड़ी है, यह यात्रा वृत्तांत है। अब आगे हम कुछ महत्वपूर्ण वाक्य देखेंगे। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। साना साना हाथ जोड़ी में हिमालय यात्रा का वर्णन है। गंगटोक या गंगटोक का अर्थ है पहाड़। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस वाक्य से संबंधित प्रश्न 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है। इस वाक्य को भी आप अच्छे से तैयार करें। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। लेखिका मधु कांकरिया के ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेन नार्गे था। सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं। बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नए कार्य की शुरुआत के लिए रंगीन पताकाएं लगा दी जाती हैं। कभी लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई। प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसे धर्म चक्र भी कहते हैं। सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी तिस्ता नदी। शिखर से गिरता वाटरफॉल सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नाम था। युमथांग की घाटियों में प्रियोता और रूडोडेंड्रो के फूल खिलते हैं। लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। मणि ने पहाड़ी कुत्तों की विशेषता बताई कि ये केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का नाम खेदुम बताया। लेखिका मधु कांकरिया ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना के बोल एक नेपाली युवती से सीखे। पहाड़ी इलाके का जीवन कठोर है। चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू या सिक्किमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। लायोंग में लेखिका तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे घर में ठहरी। लायोंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड है। जो कटाव है वह भारत का स्विट्जरलैंड है। कटाव लायोंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। फेरी भेटूला का अर्थ होता है फिर मिलेंगे। मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग वहाँ इतना फला फूला नहीं था। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। पर्वतीय सुंदरता मन को भाती है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि गंदगी फैलाने से मृत्यु हो जाती है। कटाव से आगे बढ़ने पर लेखिका को इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ दिखाई दी। कटाव जाने का मार्ग दुर्गम है। हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका लाचुंग पहुंची थी। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में सम्मोहन जगा रही थी। लाओंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया। खेदुम का एरिया लगभग 1 किलोमीटर का है। रकम रकम का अर्थ है तरह तरह। जो रकम रकम शब्द का अर्थ है वह तरह तरह होता है। कभी लॉन्ग स्टॉक में तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेपचाउन के सोमेन के कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कभी लॉन्ग स्टॉक में एक पत्थर स्मारक के रूप में यह स्मारक पत्थर सिक्किम की स्थानीय जातियों के बीच झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल है। डोको का अर्थ है बड़ी टोकरी। पहाड़ों पर रास्ता बनाना बड़ा दुस्साध्य कार्य है। लेखिका ने एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियों को देखा। गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ की स्थितियाँ बड़ी कठिन हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग मेहनत करने से घबराते नहीं, ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं। इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। तो इससे एक लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनता है कि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो यहाँ जो उत्तर दिया गया है उस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला पाठ। पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। विधा का नाम है निबंध। इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्य भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो अज्ञेय का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल जाना पड़ा। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक है। रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है। प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करती है तभी रचना होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा कठिन है। लिखकर ही लेखक उसकी अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है। उनमें इसका अर्थ होता है प्रकाश या दीप्ति। लेखक अज्ञेय विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। हिरोशिमा में अणु बम गिरा था, यह प्रश्न 2023 और 2022 में पूछा गया है। सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे। लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा के अस्पताल में देखा कि रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। लेखक अज्ञेय ने घूमते हुए देखा
कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। लेखक ने हिरोशिमा नामक कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। सन 1959 में अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह में अज्ञेय की हिरोशिमा कविता प्रकाशित हुई। लेखन में कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व है। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता भारत लौटकर लिखी। 2024 की पूरक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। हिरोशिमा जापान में है। अज्ञेय ने एक एटम बम को मानव निर्मित सूरज कहा है। जापान यात्रा के दौरान जब लेखक अज्ञेय ने पत्थर में मानव उजली छाया देखी तब अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। लेखक अज्ञेय कभी बाहरी दबाव के कारण, कभी भीतरी व्यवस्था के कारण, कभी संपादकों के आग्रह से, कभी प्रकाशकों के कारण, कभी आर्थिक आवश्यकता के कारण लिखते हैं। हिरोशिमा पर अणुबम 6 अगस्त 1945 को फेंका गया। तो यहाँ हमने देखा जो आपकी कृति का पुस्तक है उसके सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण वाक्य, जिन वाक्यों से वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन का बहुत ही महत्व होता है, वन लाइनर प्रश्नों का बहुत ही महत्व होता है आपको उत्तीर्ण कराने में। तो इन वन लाइनर प्रश्न इन वाक्यों से बनेंगे तो इन्हें आप अवश्य तैयार करें। इस वीडियो को आप बार बार देखें। जब तक आपको यह वाक्य याद नहीं हो जाते आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप बार बार रट कर याद नहीं कर सकते, पढ़कर याद नहीं कर सकते, लेकिन सुनकर आप इन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि सुना हुआ बहुत दिनों तक याद रहता है और जो काम किया जाता है वह भी बहुत दिनों तक याद रहता है। तो आप यदि रटते हैं तो इन प्रश्नों को नहीं याद कर पाएंगे, यदि आप इन्हें सुनते हैं तो आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। तो आप बार बार इन वाक्यों को सुनें और याद करें तो आपको हिंदी से संबंधित कृतिका और जो आपकी पुस्तक क्षितिज है उससे संबंधित जो यहाँ वन लाइनर से संबंधित कुछ वाक्य दिए गए हैं, यह वाक्य आपको कैसे लगे, इस वीडियो की सीरीज आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट में अवश्य बताएं। अन्य विषयों के आप वन लाइनर जो वाक्य हैं उन्हें चाहते हैं तो एक बार कमेंट अवश्य करें। किस विषय के आप वन लाइनर सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो एक कमेंट अवश्य करें। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों में शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।